Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 ICSE का चैप्टर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ये आज होगा लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेक्चर नंबर 2 में हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था। हमने अंडरस्टैंड किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उसके बाद हमने देखी थी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये वो सारी लिस्ट है केमिकल रिएक्शंस की जो कि आपको लर्न करनी है और उसमें से ये जो पहली 3 है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, उसे हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो कंटिन्यूइंग फर्दर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 11 तक की सारी रिएक्शंस। We are going to be talking about the displacement or the substitution reactions. We are going to be talking about the double displacement reactions, the neutralization reactions, reversible reaction, isomerization or rearrangement reactions, photochemical reactions, catalytic reactions and hydrolysis reactions. सिर्फ एक टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम छोड़ देंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन और इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो इसे हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। बाकी की सारी रिएक्शंस को हम आज डिस्कस करेंगे, बट प्लीज मेक श्योर कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देखा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। सो आज जो हम पहली टाइप ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये कौन से टाइप की होती है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, उसे हमने रिएक्ट किया एक सब्सटेंस BC के साथ। इसका मीनिंग क्या है कि ए जो सब्सटेंस है ये एक एलिमेंट है और दूसरा ये जो सब्सटेंस है ये है एक कंपाउंड जो कि दो एलिमेंट से बना हुआ है BC। ठीक है, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं या आप कह सकते हो दो ग्रुप ऑफ आयंस। ठीक है, तो दो ग्रुप ऑफ आयंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं BC को कहूं तो आप अभी एग्जाम्पल्स भी देखोगे। मैं आपको कहूं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे जो एटम्स कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं, यहाँ पे एटम सिर्फ 1, 2 और 3 टाइप्स के एटम्स हैं। मगर अगर मैं दो ग्रुप ऑफ आयंस की बात करूं, एक है हमारे पास कैल्शियम आयंस और दूसरे है हमारे पास सल्फेट आयंस। ठीक है, सो इसलिए इन रिएक्शंस में क्या होगा, आपके पास A होगा एक एलिमेंट और BC आपके पास एक है कंपाउंड, और BC कंपाउंड को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, दो ग्रुप ऑफ आयंस में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, अब हम इनको रिएक्ट कराएंगे और उस रिएक्शन में क्या होगा, उस रिएक्शन में A डिस्प्लेस करेगा B को इन BC। ठीक है, A डिस्प्लेस करेगा B को इन BC और फॉर्म कर लेगा AC और B बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक है, so what we will be having is A will be reacting with BC, A will be displacing B out of BC and forming the compound AC, and the B will be forming its elemental form. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर फ्रॉम अ कंपाउंड एंड टेक्स इट्स प्लेस, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि A ने B को डिस्प्लेस किया, या हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि A ने BC कंपाउंड में B को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो चलो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट द कंसेप्ट बिकम्स क्लियर। सो हमारे पास है एक एलिमेंट आयरन, इसको हमने रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो B क्या है, कॉपर है, और सल्फेट क्या है, C है। सो हमारे पास A B C, ठीक है, आइडेंटिफाई होगा। वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको हर टाइप ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस तरह की रिएक्शन है। सो हमारे पास है एक एलिमेंट A और एक कंपाउंड है BC, तो यहाँ पे आयरन इज A एंड BC इज कॉपर सल्फेट। अब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो आयरन ने क्या करना है, आयरन को
बी को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेके AC फॉर्म करना है, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल बी फॉर्मिंग FeSO4 एंड कॉपर विल बी कमिंग आउट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, सो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट टू फॉर्म FeSO4 ferrous sulfate and copper. So what is iron doing? Iron is displacing copper in copper sulfate and forming ferrous sulfate. ठीक है, so this is a displacement reaction. Let us look at some more reactions. So we have zinc reacting with HCl, and what is now it is going to be forming? You can again see that we have A as zinc and we have BC as hydrogen chlorine, right? So B is going to be hydrogen and C is going to be chlorine, and what is zinc going to do? It is going to displace hydrogen from the compound HCl and forming a compound with chlorine. So what it will be forming is zinc chloride and hydrogen will be going out. Okay, and when hydrogen exists in the elemental form, it always exists as a diatomic gas. Okay, so hydrogen will be in the state H2. You are not going to simply write H. Okay, so hydrogen is a diatomic gas. We will be always writing it as H2, and then you have to balance the reaction. So here you can see that it was H2 over here, so we required to HCl, and here also the chlorine is now also balanced and the zinc was only 1 on both sides, right? So the reaction you have to balance after writing down the products. ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. We have magnesium. मैग्नीशियम को हम रिएक्ट कराएंगे जिंक क्लोराइड के साथ. अगेन आपके पास मैग्नीशियम A हो गया, जिंक क्लोराइड BC हो गया. B is going to be zinc and C is going to be chlorine. अब अगेन मैग्नीशियम ने क्या करना है, जिंक को डिस्प्लेस करना है और फॉर्म कर लेना है मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा, जिंक. ठीक है, अब समझ में आ गया, आइडेंटिफाई हो गया, गुड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ विल वी कम टू नो कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन कॉपर को रिप्लेस करके फेरस सल्फेट फॉर्म करेगा. ठीक है, मगर ऐसा क्यों नहीं होता कि कॉपर और फेरस सल्फेट का रिएक्शन हो और कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर दे. हमें कैसे मालूम लगेगा एक रिएक्शन को देख के कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है. सिमिलरली अभी हमने दूसरा रिएक्शन देखा जिंक और HCl का. जिंक और HCl रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन. ऐसा क्यों नहीं होता कि हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड रिएक्ट करके जिंक और HCl फॉर्म करें. हमें कैसे मालूम लगेगा कि ये जिंक ही है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा ज्यादा देन कि हाइड्रोजन जिंक को डिस्प्लेस कर दे. सो ऐसा क्यों नहीं होता. So this is very important for you to understand कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है, और उसका आंसर क्या है. The ability of an element to displace another is going to be determined by its relative position in the reactivity series. हमारे पास होती है एलिमेंट्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज. उस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है. तो चलिए सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज सीखते हैं. सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. और रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले हम इसे ही देख लें. तो ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव. देन वी हैव सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड. तो ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज. और हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाया है. सो सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. The metal that is going to be reacting most readily with other atoms, they are placed at the top while the least reactive are placed at the bottom. ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्ट कर सकता है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ वो ऊपर होगा, और जो सबसे नीचे है इसका मतलब है कि वो सबसे कम रिएक्टिव है. और आप सब जानते हो, आप लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो,
राइट। तो गोल्ड की ज्वेलरी हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, उसे कुछ नहीं होता, हम उसे पहन ही रखते हैं, वो आसपास हम उसको यूज भी करते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स को फॉर्म नहीं कर रहा। दिस इज वेरी लो इन रिएक्टिविटी। ओके, सो वी कॉल गोल्ड टू बी अ नोबल मेटल. Similarly, we have platinum also. This is also a noble metal, very less reactive. Okay. So the ease with which a metal loses electrons and forms a positive ion in solution decreases as we move down the reactivity series. तो इस reactivity series से हमें और क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि जो एलिमेंट सबसे ऊपर हैं वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं का मतलब है कि वो एक पॉजिटिव आयन दैट इज केटायन फॉर्म करेंगे in solution, and this tendency will be decreasing down the reactivity series. Okay, so अगर मैं पोटाशियम की बात करूंगी तो पोटाशियम बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके फॉर्म करेगा K पॉजिटिव आयन, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखेगा और गोल्ड ना के बराबर टेंडेंसी रखेगा, इसकी बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको क्या बोला? मैंने इनको बोला नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं which are not reactive. They're generally not going to be reacting. Okay. So the metal which is going to be higher in the reactivity series, this has a greater tendency to lose electrons and form positive ions. And a more reactive metal will be displacing the less reactive metal from its salt solution. ठीक है, सो हमें पता क्या लगा कि जो जितना ऊपर होगा इस रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल, वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा. ओके, सो चलो अब हम देखते हैं हमारा जो पहला रिएक्शन था आयरन और कॉपर सल्फेट वाला, वो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली हमें मालूम लगता है कि कौन डिस्प्लेस करेगा. आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा सॉल्यूशन में से या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस करेगा. सो यू जस्ट चेक ओवर हियर इन द एक्टिविटी सीरीज. आप देख सकते हो कि आयरन यहाँ पे ऊपर है और कॉपर नीचे है, ठीक है. सो कॉपर को आयरन उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, right? So iron will be displacing copper from its salt solution and forming ferrous sulfate, and copper will be left behind. ठीक है, इज दिस क्लियर? सिमिलरली हमने दूसरा एग्जाम्पल जिंक और HCl का किया था. तो अगेन आप देख सकते हो कि जिंक कहाँ पे है? यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे. सो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करेगा? जिंक डिस्प्लेस करेगा, ना कि हाइड्रोजन जिंक को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है. सो अब हम ये जानते हैं इस एक्टिविटी सीरीज को देख के कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है. सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल किया था मैग्नीशियम और जिंक क्लोराइड का रिएक्शन. तो अगेन हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम दिस इज हायर अप देन जिंक, सो मैग्नीशियम विल बी डिस्प्लेसिंग जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. अ मोर रिएक्टिव मेटल विल बी डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट काम क्या बनता है हमारा? नेक्स्ट काम बनता है हमारा इस एक्टिविटी सीरीज को याद रखना, क्योंकि अगर ये एक्टिविटी सीरीज मालूम है तभी हमें ये मालूम है कि कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस एक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखा जाए? वेल, एक्टिविटी सीरीज को याद रखने के लिए आप ये निमोनिक याद कर सकते हैं, या आप अपनी तरफ से भी कोई एक निमोनिक बना सकते हैं. ठीक है, सो हमारे पास निमोनिक क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड नाउ ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मैन सेव्ड प्लैनेट गोल्ड. ठीक है, सो इसके मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम भी लिख दिए हैं, सो दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हमने कौन से लेटर को कहाँ से लिया. सो प्लीज हमने यहाँ पे यूज किया फॉर पोटाशियम, स्टॉप इज फॉर सोडियम, कॉलिंग इज फॉर कैल्शियम, मी इज फॉर मैग्नीशियम, A is for aluminium, careless is for carbon, zebra is for zinc, instead is for iron, now is going to be for nickel, and try is for tin, and learning is for lead, and how is for hydrogen, copper is copper, man is mercury, saved is silver, planet is platinum, and gold is gold.
राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस रिएक्टिविटी सीरीज, या आप अपनी तरफ से भी कोई भी एक निमोनिक बना सकते हो, मगर ये एक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो ये है कि हमने बाकी सब नामों को ब्लैक कलर से लिखा है, बट अगेन एक हाइड्रोजन है जिसे हमने ग्रीन कलर में डाला है, वो कुछ स्पेशल है. वो क्यों स्पेशल है? वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो हमने एक्टिविटी सीरीज बनाई है वो हमने एक्टिविटी सीरीज एक्चुअली हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बनाई है. हाइड्रोजन को लेते हुए हमने अंडरस्टैंड किया कि हाइड्रोजन से कौन से एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से कौन से एलिमेंट्स कम रिएक्टिव हैं, कौन सा हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है. सो जो बेस मेटल हमने लेके कंपैरिजन करके ये एक्टिविटी सीरीज को बनाया, दैट इज हाइड्रोजन. इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में. अभी के लिए इतना सफिशिएंट है कि हमने ये बेस हाइड्रोजन को लेके कंपैरिजन करके ये एक्टिविटी सीरीज को बनाया है. बाकी डिटेल्स आप क्लास 12th में पढ़ोगे जब आप यहाँ से भी एक बड़ी लिस्ट को पढ़ने वाले हो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है. सो अभी के लिए आपको सिर्फ इस एक्टिविटी सीरीज को याद रखना है. एक और इम्पोर्टेंस है यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो उसमें आप याद रख सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम वाटर. ठीक है. एंड फ्रॉम एसिड्स लाइक वी डिड द एग्जांपल ऑफ HCl. सो HCl के साथ हमने रिएक्शन देखा था जिंक का. जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा था? जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा था और हाइड्रोजन. सो ये जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑब्वियसली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. वाटर में से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, एसिड्स में से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो ये एक मेथड बन जाता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक कंप्लीट चैप्टर है आपकी क्लास 9 ICSE में, सो यू विल हैव टू लर्न इट देन, और वहां पे ये आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा. सिमिलरली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं, बट वहां पे एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन आती है कि जितने एलिमेंट्स ज्यादा ऊपर होते हैं वो आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इस एक्टिविटी सीरीज में वाटर के साथ रिएक्शंस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं. ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं. बीच में जब हम एलिमेंट्स में आते हैं सो वी आर जस्ट रिएक्टिंग विद हॉट वाटर एंड देन वी कम वेरी डाउन जस्ट क्लोज टू हाइड्रोजन, तो दे विल बी रिएक्टिंग विद स्टीम. सो ये सब चीजें हम दोबारा से पढ़ेंगे जब हम हाइड्रोजन चैप्टर को स्टडी करेंगे, बट ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको वहां पे अगेन बहुत हेल्पफुल रहेगी. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम वापस पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट सीरीज और हमने बीच में सीखी एक रिएक्टिविटी सीरीज. तो वापस चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी? जहां पे एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है. ठीक है. और कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा? वो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक केटायन फॉर्म कर सकता है या पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है. Right? So a more electropositive metal displaces a less electropositive metal from the aqueous solution. Clear? Okay. So ये है हमारे पास activity series. Now just written horizontally. Why? Because this will just help me जब मैं आपको और examples दिखाऊंगी तो हम इसको नीचे रख के comparison करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हाँ इस activity series के accordingly ये reaction इस तरीके से होगी. ठीक है. अब ये था metals के बारे में. नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा? सो वेल नॉन मेटल्स के केस में जस्ट रिमेंबर कि जितना एक नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी आसानी से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है. A more electronegative non-metal displaces a less electronegative non-metal. राइट. तो एक नॉन मेटल जिसकी टेंडेंसी अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की बहुत ज्यादा है वो दूसरे एलिमेंट दूसरे नॉन मेटल
से ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो अमंग्स द नॉन मेटल हेलोजेंस, तो अगर मैं आपको हेलोजेंस का रिएक्टिविटी सीरीज बताऊं, सो वी विल बी हैविंग फ्लोरीन टू बी मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, सो आपको ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज को अब मैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ, विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल विद अ मोर रिएक्टिव वन, और उसके लिए आपको याद क्या रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्मिंग फेरस सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, सो हम इसको ऑलरेडी एज अ रिएक्शन देख चुके हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट फॉर्म किया और कॉपर फॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कि आयरन कॉपर से पहले आता है, हायर अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, इसलिए आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर एंड इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस इट एंड फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर विल बी फॉर्म्ड अगेन। अब ये रिएक्शन मैंने आपको दोबारा से क्यों बताई है, वो इसलिए है क्योंकि इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे व्हाट आई वांट यू टू सी इज कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि आपको एक टेस्ट ट्यूब दी हुई है, उसमें आपने एक आयरन का नेल डाला इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का कलर होता है दैट इज ब्लू कलर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट कलर क्या होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म करता है। उसके अंदर हमने आयरन नेल को डाला और आपसे पूछा जाएगा कि अब आप थोड़ी देर में इसमें क्या चेंज देखोगे। ठीक है, तो आप उसमें क्या चेंज देखोगे। अब आपको मालूम है कि आयरन और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। अब ये जो फेरस सल्फेट है उसका जो कलर है दैट इज लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, और जो कॉपर का कलर होता है दैट इज अ रेड ब्राउन कलर, और ये जो रेड ब्राउन कॉपर है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस आयरन के नेल के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो आयरन है वो कहाँ पे चला गया, सॉल्यूशन के अंदर चला गया, सारा नहीं जाएगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा जाएगा, और जितना भी कॉपर फॉर्म हुआ है वो इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। सो व्हाट यू कैन बी आस्क्ड इज कि आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाला, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि उस नेल का कलर रेड ब्राउन कलर हो गया, ऐसा क्यों हो गया। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले जो सोल्यूशन था उसका जो कलर था वो ब्लू था, थोड़ी देर में उस कलर ग्रीन कलर का हो गया, तो ऐसा क्यों होगा। तो ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आपको इस रिएक्शन के रिलेटेड आ सकते हैं। आपको डायरेक्टली रिएक्शन लिखनी भी आ सकती है, बट आपको जनरली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा हो रहा है, आप उसे एक्सप्लेन करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट disappears due to the formation of light green colored ferrous sulfate and a reddish brown coating of copper deposits on the surface of iron. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। एक ऐसा ही और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करना है कि ये रिएक्शन होता भी है या नहीं होता है। तो हमने यहाँ देखा कि जिंक और कॉपर, सो कॉपर इज गोइंग टू बी लोअर डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन जिंक, तो यस ये रिएक्शन हो सकता है। आपको एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कॉपर और जिंक सल्फेट रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देन यू हैव टू टेल कि कॉपर और जिंक सल्फेट रिएक्ट नहीं कर सकते बिकॉज कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन जिंक, वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है इसलिए वो रिएक्शन नहीं होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा याद रखनी है, और हमेशा जब भी एक रिएक्शन लिखना है आपने उस रिएक्टिविटी सीरीज में चेक कर लेना है कि पहली बात ये रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब ये रिएक्शन तो होगा, अब ये रिएक्शन होगा, और अगेन कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, कॉपर सल्फेट का कलर होगा ब्लू, और जिंक एक सिल्वरिश व्हाइट कलर का मेटल है। ठीक है, सो ये इस तरीके से हम जब एक स्ट्रिप डालेंगे जिंक की तो आप इस तरीके से सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, राइट। अब हमने इसको डाला, थोड़ी देर में हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, हमने क्या देखा, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो सोल्यूशन था वो कलरलेस हो गया,
दिस इज लाइट ब्लू इन कलर, जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कलर में डिफरेंस आया है, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ कलरलेस सोल्यूशन। और जो जिंक वाली स्ट्रिप थी उस पे हम देखते हैं कि एक रेडिश ब्राउन कलर आ गया है। सो अगेन यू विल बी आस्क्ड व्हाई दिस इज हैपनिंग। So the answer is going to be what? The answer is going to be that zinc and copper sulfate, they will be reacting. Zinc will be displacing copper from copper sulfate solution. It will be forming zinc sulfate, और zinc sulfate एक colorless का solution है और साथ में copper form होगा, तो copper का color क्या है? Reddish brown, जो कि zinc के ऊपर एक layer को form कर देगा, right? So blue color of copper sulfate is going to disappear due to the formation of the colorless zinc sulfate, and a reddish brown coating of copper will be depositing the surface of zinc. समझ में आ रहा है कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको उनके आंसर्स कैसे बताने हैं। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अगेन सबसे पहले तो यही चेक करना है रिएक्टिविटी सीरीज में। यस, कॉपर क्या है? पहले आ रहा है अपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन सिल्वर। इसका मतलब है कि कॉपर इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सिल्वर एंड इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड द रिएक्शन इज गोइंग टू बी अ डिस्प्लेसमेंट और अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। सो अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो हमारे पास है पहले कॉपर, जो कि अब आप अच्छे तरह से जानते हो कि कौन सा कलर रखता है, एक रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाला और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए रखा, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ। वेल, हमने ऑब्जर्व किया कि अब ये जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो गया और ये जो स्ट्रिप थी उस पे अब क्या है, एक सिल्वरिश व्हाइट कलर आ गया, शाइनी सिल्वर कलर आ गया। तो वेल अगेन क्या हुआ, तो उसको हम रिएक्शन से बता सकते हैं कि जब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा। कॉपर नाइट्रेट का जो कलर है दैट इज अ ब्लू कलर and silver is going to get deposited on the surface of the copper strip, right? So colorless AgNO3 solution changes its color to blue due to the formation of copper nitrate, and a shiny deposit of silver is formed on the surface of copper. ठीक है, क्लियर हो गया? अब कंसेप्ट अच्छे से आ गया, क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी समझ में आ गया, आपको उसको आंसर कैसे करना है अब आपको वो भी आ गया। ओके, और अगर आ गया तो प्लीज डू गिव अ थम्स अप एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल विद अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। A non-metal which is going to be more electronegative is going to displace a non-metal which is going to be less electronegative। और उसका ऑर्डर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो क्या होगा, अगर हेलोजेंस होगा तो इट इज गोइंग टू बी फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ओके, तो चलो अब हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम ब्रोमाइड रिएक्टिंग विद क्लोरीन। तो अगेन आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि हेलोजन कौन सा है, एक है ब्रोमीन और एक है क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब है कि वो सोडियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को बाहर किक आउट करके उसकी जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। सो हमारे पास बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन। और ब्रोमीन जो है वो एक रेडिश ब्राउन या एक येलोविश ब्राउन कलर की गैस है। तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी अ ब्राउनिश कलर्ड गैस। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। वी हैव सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड को अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा। अगेन हमने रिएक्टिविटी सीरीज को देखा, तो इसके अंदर हमें क्या पता है कि क्लोरीन दिस इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ठीक है, सो अगेन क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को सोडियम आयोडाइड में से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेगा, फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड और आयोडीन गैस। ओके, सो आयोडीन के वी विल बी नोटिसिंग पर्पल कलर्ड वेपर्स। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाला चैप्टर को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है, तो जब हम सब्लिमेशन को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको आयोडीन सॉलिड भी दिखाया था और आयोडीन के वेपर्स का कलर भी दिखाया था, ब्यूटीफुल पर्पल। ठीक है, सो इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट चेक द लेक्चर ऑन सब्लिमेशन, आपका वो कंसेप्ट भी याद हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट डू वी हैव,
we have the displacement of a less reactive non-metal or a less electronegative non-metal with a more reactive one or a more electronegative one in a displacement reaction. So next type of reactions है double displacement और the double decomposition reactions. तो आपने displacement reactions को understand किया, पिछले लेक्चर में आपने decomposition reactions को understand किया. अब आती हैं double displacement या double decomposition, जिसका meaning सेम ही रहने वाला है. कैसे? Let us understand this. So हमारे पास एक है substance AB और उसे हमने react किया substance CD के साथ और जो product form हुआ that is AD plus it is BC. ठीक है, तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट से हमारा क्या मीनिंग है. हमारे पास है एक सब्सटेंस CD, उसमें से हमें C को डिस्प्लेस करना है किसके साथ? A के साथ. तो A ने C को डिस्प्लेस किया CD में से, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा है. मगर यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप ये भी देख रहे हो कि ये जो C है वो A को AB में से डिस्प्लेस कर रहा है. राइट, तो दो सब्सटेंसेस है हमारे पास AB और CD. A C को डिस्प्लेस कर रहा है CD में से और C डिस्प्लेस कर रहा है A को AB में से. तो ये होगी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिमिलरली हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे AB डिकम्पोज कर रही है और साथ में CD भी डिकम्पोज कर रही है और नए प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो AB का डिकम्पोजिशन हुआ, CD का भी डिकम्पोजिशन हुआ. A और B अलग अलग हो गए, C और D अलग अलग हो गए. A ने D के साथ कंबाइन कर लिया, B ने C के साथ कंबाइन कर लिया, नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इसको डिफाइन करते हैं. When the molecules of two compounds they exchange their radicals to form two different compounds, then the reaction is called as a double displacement or a double decomposition reaction. क्यों double displacement कहते हैं, क्यों double decomposition reaction कहते हैं? I hope अब आप लोगों को understandable है. ठीक है, सो सिंपली हमने देखना क्या है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, उसके मॉलिक्यूल्स ने सिर्फ अपने रेडिकल्स को चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया. ठीक है, और उसे हमने बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स. हमारे पास है AgNO3 और NaCl का रिएक्शन. अब AgNO3 में से अगेन आप इसको देखो कि हमने इसको ब्रेक कर दिया Ag आयंस और NO3 आयंस में और इधर Na आयंस और Cl आयंस में. तो हमने इनको क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है. Ag के साथ नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड आ जाएगा और सोडियम पॉजिटिव रेडिकल है, उसके साथ नाइट्रेट जो नेगेटिव रेडिकल है वो आ जाएगा. ठीक है, तो एक पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरा पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ और नए प्रोडक्ट फॉर्म हो गए AgCl NaNO3. नेक्स्ट हम देखते हैं एक और रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट. सिर्फ रेडिकल्स का इंटरचेंज कर दो. बेरियम के साथ सल्फेट चले जाएगा, सोडियम के साथ क्लोराइड चले जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा. अगला एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रेट और लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट. तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म कर देगा, लेड आयोडीन के साथ कंबाइन करके लेड आयोडाइड फॉर्म कर देगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा. सिर्फ सिंपली कंपाउंड्स के अंदर जो रेडिकल्स है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली आपको कुछ चीजें याद रखनी है. पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर एक प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म हो जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि वाटर में सॉल्युबल ना हो, तो हम उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, दोबारा से बोलती हूँ, AD बना है और CB बना है. उन दोनों में से अगर एक कंपाउंड ऐसा हो जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हो, तो वो वाटर में सोल्यूशन नहीं फॉर्म करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा और हम रिएक्शन को बोलेंगे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल इन्हीं रिएक्शंस को दोबारा से देखो. हमारे पास AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन है, हमने
सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट लिया, उसको हमने पानी में डाला, ठीक है। तो जब हम किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हैं, उसका सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो AQ का मीनिंग क्या होता है? AQ क्या रिप्रेजेंट करता है? AQ रिप्रेजेंट करता है एक्वस, राइट। और एक्वस का मतलब क्या है? सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? साथ में क्या रिएक्ट कर रहे हैं हम? सोडियम क्लोराइड एक्वस। अगेन हमने क्या किया है? पानी लिया है, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड को डाल दिया है, ठीक है। और हमने इन दोनों को रिएक्ट करा दिया। एक गिलास में हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें मिक्स कर लिया, और दूसरी तरफ हमने एक गिलास के अंदर NaCl लिया। ये बेटर वे वुड बी, हमने टेस्ट ट्यूब्स ली, राइट। तो हम जब केमिस्ट्री के लैब में काम करेंगे तो हम टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में पानी डाल के सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, एक में पानी डाल के हमने NaCl लिया है, और फिर हमने उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के जो कंटेंट्स हैं उनको मिक्स कर दिया। जब हमने मिक्स किया तो अब हम ये जानते हैं कि क्या होगा? इनके आयंस का एक्सचेंज होगा, फॉर्म होगा सिल्वर क्लोराइड और NaNO3। अब NaNO3 इज सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वो तो पानी में ही रह जाएगा, एक्वस शो हो रहा है। मगर जो AgCl है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। वो क्या फॉर्म करेगा? वो एक सॉलिड फॉर्म करेगा, और जो सॉलिड फॉर्म करेगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। दिस विल बी फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट, राइट। और प्रेसिपिटेट को शो करने का एक और वे है कि आप उसके लिए डाउन एरो बना दें, सो दैट इज शोइंग कि दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट। और अगर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, वेल देन वी विल बी कॉलिंग दिस टू बी अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, मगर अब एक ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि एक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं था, और सिल्वर क्लोराइड का एक जो प्रेसिपिटेट होता है दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट इन कलर। एक और एग्जांपल, अगेन हमने क्या लिया था? बेरियम क्लोराइड का। बेरियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वो एक्वस सॉल्यूशन है। सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, अगेन दिस वाज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया, फॉर्म हुआ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्यूशन में ही रहेगा, मगर जो बेरियम सल्फेट है दिस फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट व्हिच इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। सो अगेन ये रिएक्शन क्या होगा? एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस को हमने आपस में मिक्स किया, रिएक्ट कराया, तो फॉर्म हुआ KNO3 एक्वस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में ही रहेगा, ये पानी में सॉल्युबल ही रहेगा, मगर जो लेड आयोडाइड है वो क्या करेगा? एक सॉलिड फॉर्म करेगा, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। और लेड आयोडाइड का जो कलर है दैट इज अ येलो कलर, ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि दो कंपाउंड्स बनते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अगर उनमें से एक वाटर में सॉल्युबल ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एक और पॉसिबिलिटी, और बहुत इंटरेस्टिंग वाली पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? वो पॉसिबिलिटी ये है कि जब हमने डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, उसमें से जो प्रोडक्ट्स बने, एक प्रोडक्ट ऐसा बना जो कि वाटर में सॉल्युबल है, और दूसरा प्रोडक्ट वो बना जो कि वाटर है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, एक प्रोडक्ट वाटर खुद और दूसरा प्रोडक्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल है। तो ऐसा अगर हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो कंपाउंड्स थे, उनके रेडिकल्स का इंटरचेंज कर देना है। हाइड्रोजन का इसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव, वो जाएगा इस OH के साथ, वो क्या फॉर्म करेगा? इट विल बी फॉर्मिंग वाटर। यहाँ पे है Cl नेगेटिव और Na प्लस, वो क्या फॉर्म करेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बना वाटर और दूसरा प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है H2SO4 और NH4OH, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगेन रेडिकल्स का इंटर एक्सचेंज करते हैं, H आयंस और OH आयंस वाटर फॉर्म करेंगे, अमोनियम और सल्फेट आयंस अमोनियम सल्फेट फॉर्म करेंगे। वाटर
एक प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। सो ये कैसी रिएक्शन है? दिस इज अगेन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो रेडिकल्स हैं वो इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, मगर यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाटर है और दूसरा एक वो सॉल्ट है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, तो हमने इसको बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इन रिएक्शंस को देखने का एक और वे है। HCl और H2SO4 क्या होते हैं? ये होते हैं एसिड। ठीक है, और NaOH और NH4OH क्या होते हैं? ये होते हैं बेस। और NaCl और अमोनियम सल्फेट क्या है? ये है सॉल्ट, और ये क्या है? वाटर। एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं वो फॉर्म करते हैं एक सॉल्ट और साथ में वाटर। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So when an acid is mixed with a base, water and a compound called salt is formed. This reaction is called as neutralization reaction. तो जब भी एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, हमेशा सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, और हम उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड क्या करता है, अभी बताती हूँ। सो एसिड क्या होता है? एसिड होता है एक केमिकल कंपाउंड जिसे हम पानी में जब उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो व्हाट इट विल बी गिविंग अस इज H पॉजिटिव आयंस, या हम उन्हें कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस भी। आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू आल्सो इसका क्या मीनिंग है। और दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड दे विल बी टर्निंग ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब अंडरस्टैंड करो कि हमने HCl लिया, उसका एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, तो HCl किस में ब्रेक करेगा? HCl ब्रेक करेगा H आयंस में और क्लोराइड आयंस में। जो भी सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस को दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब ये जो एसिड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि HCl भी है और साथ में वाटर भी है, राइट। अब ये जो H आयंस जब ब्रेक करेंगे तो ये जो H आयंस है ना, ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे हैं। जब आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे, देन आई विल बी एबल टू टेल यू दैट H पॉजिटिव इज रियली वेरी स्मॉल। ओके, हमारे पास एक होता है एटम। एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स और साथ में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स, और बाहर इनके प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझोगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट कि अगर हमने कुछ लिखा है तो आपको उसका थोड़ा आइडिया हो जाए, और जब आप उसको डिटेल में पढ़ो तब आपको याद आ जाए कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। ठीक है, सो हमारे पास हाइड्रोजन में क्या होगा? एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जो ये H पॉजिटिव बनाया तो इसका मतलब क्या है कि ये H हाइड्रोजन के एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास बचता क्या है? सिर्फ अपना एक न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रेजेंट है क्या? इसके अंदर प्रेजेंट है सिर्फ एक प्रोटॉन। सो ये जो H पॉजिटिव है दिस इज नथिंग बट जस्ट वन प्रोटॉन, एंड अ प्रोटॉन इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है या जो प्रोटॉन है वो अकेले में बेचारा रह ही नहीं सकता है, इट इज जस्ट अ बेबी। ठीक है, तो बिल्कुल बेबी जैसे अपने मम्मा पापा के साथ रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये जो H पॉजिटिव है ये भी बहुत ही छोटा है, तो ये अकेला नहीं रह सकता। तो ये किसके साथ रहेगा? अपने मम्मा पापा के साथ। अब इसका यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन में मम्मा पापा कौन है? उसके वाटर है, राइट। तो ये H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, दिस एग्जिस्ट इन एसोसिएशन विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव। इस H3O पॉजिटिव वाटर हाइड्रोजन H3 बन गया, O बन गया और ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो ये H3O पॉजिटिव क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोनियम आयन। सो असेंशियली जब हम एक एसिड की बात करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस देता है, मगर वो H पॉजिटिव आयंस अकेले नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो हमेशा वाटर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए वो क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव। तो
तो चाहे हम उसको कहें कि H पॉजिटिव आयंस की तरह अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट कर रहा है, या वो H3O पॉजिटिव आयंस दे रहा है, उसका मतलब सेम होगा और उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एसिड। ठीक है, सो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज क्या प्रेजेंट है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है बाय द डिसोसिएशन ऑफ HCl, और HCl को इसलिए हम क्या बोलते हैं, एसिड, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस दे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एसिड। सिमिलरली अगर हम H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 क्या देगा, 2 H पॉजिटिव आयंस देगा और साथ में सल्फेट आयंस देगा, इसलिए H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। ठीक है, तो अब इस एसिड की पहचान कैसे करते हैं, इस एसिड की पहचान करने के लिए हमारे पास एक पेपर होता है जिसे हम कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, और ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हम उसको एक एसिड में डालते हैं तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। So here you can see over here we had a blue litmus paper। ठीक है, ये सारे का सारा ब्लू था। जब हमने इसको एसिड में डाला तो ये जितना पोर्शन सोल्यूशन में है HCl की फॉर एग्जांपल, तो वो सारा क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो ये एक एसिड की पहचान है। आप एक ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखो, अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो वो सब्सटेंस एसिड है। ठीक है, और बेस क्या है, अगर आप बेस में इस ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर होता है। बिल्कुल इसका उल्टा कर लो, अगर ये पेपर पूरे का पूरा रेड हो और उसको हम एक बेस में डालें तो जितना पोर्शन बेस के अंदर है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा बेस, और बेस क्या देता है, बेस देता है OH आयंस। ठीक है, सो बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट H आयंस टू फॉर्म अ सॉल्ट, और it is the one which dissolves in water to give OH ions in the aqueous solution. For example, we have the alkalis. We have alkalis are, for example, we have NaOH. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज एन अल्कली, क्योंकि ये अल्कली क्या करता है, जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं ये OH आयंस देता है, और ये जो OH आयंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, तो बेस के अंदर क्या होगा, बेस इज गोइंग टू टर्न लिटमस पेपर ब्लू, इतना याद रखो पहले, ब्लू ब्लू ब्लू। ठीक है, सो बेस एंड अ ब्लू, और किसको चेंज करेगा ब्लू में, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, और एसिड क्या करेगा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। ठीक है, अब आपको आई होप ये क्लियर हो गया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड H पॉजिटिव आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस OH आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, और जब एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो वो क्या देगा, वो फॉर्म करेगा वाटर और सॉल्ट। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल रिएक्शन, बिकॉज the products formed as a result they are going to be neutral to litmus। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल HCl प्लस NaOH हमने ऑलरेडी देख लिया, तो NaCl फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। तो HCl is an acid, NaOH is a base, both of them they combine to form salt and water, and the reaction will be called as the neutralization reaction। नेक्स्ट हमारे पास है H2SO4 और KOH। अगेन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो पोटेशियम के साथ सल्फेट मिलकर पोटेशियम सल्फेट फॉर्म करेंगे, और H2SO4 में से H आयंस और KOH के OH आयंस दे विल बी फॉर्मिंग वाटर। ठीक है, so we will be having K2SO4 and along with that water, that is formed a salt, and a water is formed in a neutralization reaction। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, अब यहाँ पे बेस कौन सा है, ये वाला बेस है, ये OH आयंस रिलीज करेगा और ये HNO3 H आयंस रिलीज करेगा, सो दिस विल बी एसिड। अगेन एक डबल डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंज रेडिकल्स का किया, बेरियम नाइट्रेट बना और वाटर बना, ये एक सॉल्ट है और ये क्या है, वाटर, so it is also going to be a neutralization reaction।
सो एक्चुअली में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, सारी की सारी रिएक्शंस अगर आप देखोगे तो HCl क्या दे रहा है, H आयंस दे रहा है, H2SO4 क्या दे रहा है, H आयंस दे रहा है, HNO3 क्या दे रहा है, H आयंस दे रहा है, NaOH क्या दे रहा है, OH आयंस दे रहा है, KOH क्या दे रहा है, OH आयंस दे रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है, OH आयंस दे रहा है। तो एक्चुअल सेंस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, H आयंस के बीच में और OH आयंस के बीच में टू फॉर्म वाटर। ठीक है, so I hope this is clear now. H ions and OH ions combining to give water. This is going to be the neutralization reaction. So acid और base मिलके एक salt form करेंगे और water form करेंगे। तो I hope अब आप लोगों को neutralization reaction समझ में आ गई, precipitation reaction समझ में आ गई, double displacement या double decomposition reaction समझ में आ गई। Okay, great. So next type of reactions they are called as the reversible reactions। और reversible reaction में क्या होता है कि हमारे पास दो reactants हैं A और B, वो दोनों react करके produce करते हैं C+D, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन में आपने स्टडी किया, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। मगर यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पे एक डबल एरो देख सकते हो। डबल एरो का मतलब क्या है कि A प्लस B रिएक्ट करके CD फॉर्म करते हैं, मगर C और D भी रिएक्ट करके वापस AB फॉर्म कर सकते हैं। ये इस डबल एरो का मतलब है। ये एक एरो इधर को जा रहा है, एक एरो इधर वापस भी जा रहा है। A प्लस B रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट C एंड D, बट C एंड D जो प्रोडक्ट्स बने थे वो भी रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स दे सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके फॉर्म करते हैं अमोनिया, बट अमोनिया भी डिसोसिएट करके फॉर्म करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो इसकी डिकम्पोजिशन से मिलता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मगर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलके सिंथेसाइज कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो पहली ये क्या होगी, ये होगी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और दूसरी साइड पे ये क्या हो गया, एक सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो नया कंपाउंड बन रहा है दो के कॉम्बिनेशन से, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब दूसरी तरफ अगला एग्जांपल देखते हैं, N2 plus O2, this both of them they are combining to give us NO, but NO can again dissociate to give us N2 plus O2। ओके, another example, हाइड्रोजन एंड आयोडीन दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं HI, बट HI भी डिसोसिएट करके H2 एंड I2 फॉर्म कर सकता है। सिमिलरली Fe प्लस वाटर से हमें मिलता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, मगर अगर हम दोनों को कंबाइन कराते हैं तो ये वापस भी हमें Fe एंड वाटर दे सकते हैं। तो इन सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, मगर प्रोडक्ट से हमें वापस रिएक्टेंट मिल सकता है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और उसमें आप ये नोटिस करोगे कि ये एक सिंगल हेडेड एरो नहीं है, ये एक डबल हेडेड एरो है। ये ऐसे वाला एरो नहीं है, कैसे वाला एरो है, ओके, ये वाला एरो है, राइट, आगे को भी और पीछे को भी। So this is the difference between a double displacement reaction, a decomposition reaction, a synthesis reaction and a reversible reaction। आपको बहुत ही ध्यान से एरो का साइन देखना है। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे कि हमने थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस में स्टडी किया था। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद ये रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया फॉर्म करेंगे, तो अमोनिया डिसोसिएट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फॉर्म कर रहा है। जब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन होगा तब तो अमोनिया होगा नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से हम कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जल्दी से कंबाइन करके अमोनिया को देंगे। ठीक है, धीरे धीरे होगा क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। पहले इनकी कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, धीरे धीरे इनकी अमोनिया बनता जा रहा है तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं उतना ही अमोनिया ब्रेक करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फॉर्म करेगा। और उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे there will be no change in the chemical composition of the reaction mixture। क्यों?
क्योंकि जितना भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो उतना ही रहेगा, उसकी कॉम्पोजिट चेंज नहीं होगा, और जितना अमोनिया बना हुआ है वो उतना अमोनिया ही रहेगा। And at this point, what we will be saying is that the rate of the forward reaction, this becomes to the rate of the backward reaction. जितना रिएक्शन आगे को प्रोसीड कर रहा है उतना रिएक्शन पीछे को भी प्रोसीड कर रहा है। जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया फॉर्म करेंगे उतना ही अमोनिया ब्रेक करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फॉर्म करेगा। सो हमें ऐसे लगेगा कि रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि अमोनिया की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है। अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़े कैसे? क्योंकि जितना अमोनिया बन रहा है उतना वो टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में फॉर्म हो रहा है, राइट? तो जितने मॉलिक्यूल्स मिलकर अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। सो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। द टोटल net forward reaction is equal to the backward reaction. There will be no change in the chemical composition of the reaction mixture. ठीक है, सो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी साइमल्टेनियसली होता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जिसमें जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे एक केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हो नहीं रहा, एक्चुअली में हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, मगर उतना ही अमोनिया टूट के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है, तो हमें लगता है कि वो रिएक्शन नहीं हो रहा। सो ऐसे रिएक्शन हमको क्या बोलता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। Next type of reaction that we have is the isomerization reaction or the rearrangement reaction. अब ये कैसे reactions होते हैं? ये ऐसे reactions होते हैं जिसमें जो product के molecules हैं, they are formed by simply the rearrangement of the atoms present in the reactant molecules. जितने ही atoms reactant के molecule में present हैं, वही molecules आपको product में भी दिखाई देंगे, मगर सिर्फ फर्क क्या होगा कि वो कैसे arranged है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है NH4CNO। ये क्या है? ये है अमोनियम साइनेट। ठीक है, NH4CNO अमोनियम साइनेट। अब इसमें अगर आप देखोगे तो व्हाट वी हैव इज 2 नाइट्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। इन एटम्स की जो भी पोजीशन थी हमने उस पोजीशन को चेंज कर दिया, और हमने उसको कैसे अरेंज कर दिया? NH2CO NH2। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 2 ही नाइट्रोजन के एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। सेम एटम, सेम नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, मगर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। This is NH4CNO called as ammonium cyanide and this is NH2CO NH2, this is urea। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में सेम एटम्स है, सेम नंबर ऑफ दोज एटम्स है, बट सिर्फ उनका अरेंजमेंट का फर्क है। ऐसे को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका आपको एक सिग्निफिकेंस देती हूँ, जो आप तब स्टडी करोगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अंडरस्टैंड करोगे या आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें माना जाता था जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते थे, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो कंपाउंड्स हमें मिलते थे उनको हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और बाकी सबको हम बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ऐसे सब कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही मिलते हैं, हम उन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हमें वो नेचर फ्रॉम रॉक्स, मिनरल्स, इन सब चीजों से नहीं मिलते। जो रॉक्स मिनरल से मिलते हैं हमने उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया। ठीक है, सिर्फ लिविंग टिश्यूज से मिलने वाली चीजों को हमने ऑर्गेनिक कहा। तो हमने हमेशा यही माना कि वो प्लांट्स और एनिमल से ही मिलते हैं, मगर यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट। इससे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूरिया फॉर्म किया, और यूरिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन में मिलता है। ठीक है,
सो एनिमल्स से मिलता है हमें, एनिमल्स के अंदर यूरिन में हमें यूरिया मिलता है, और यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर भी है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है, और वो हमने सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेबोरेटरी सिंथेसिस, आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस शुरू हुआ, और ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था। ठीक है, सो बाकी का हम स्टडी करेंगे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, बट देन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनियम साइनेट से कैसे यूरिया बना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में सिंथेसिस शुरू हुआ। उससे पहले हम यही मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही मिल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो कैसे डिफाइन करोगे आप, वो रिएक्शंस जो कि प्रोसीड करते हैं विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशंस, दे आर कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट वाला दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से लेके, सॉइल में से वाटर को लेके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में, एंड अलोंग विद दैट द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ द प्लांट्स दैट इज क्लोरोफिल, एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। Okay, and the product formed is glucose, and along with that oxygen, जो कि हम सबको चाहिए for our respiration. So next है हमारे पास example, silver salts such as silver bromide and silver iodide, at once they get blackened on exposure to light, and this is the basis of photography. ठीक है, so पुराने जमाने में जो फोटोग्राफी की जाती थी उसका बेस क्या था, the reaction of silver bromide in presence of sunlight. ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड डीकम्पोज करके सिल्वर और ब्रोमीन फॉर्म करता था। इसे हमने कहाँ पे स्टडी किया था, जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे। सो वन टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वाज द फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड ब्रेक डाउन करके टू और मोर देन टू कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है, बट नाउ द कंडीशन इज इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, सो इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, हम इसको फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एंड दिस फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी इन द ओल्डर टाइम्स। Similarly, we have AgNO3. AgNO3 sunlight की presence में लेगा silver, NO2 and oxygen. So this is also a photochemical reaction. Silver salts, therefore they are stored in colored bottles to protect them from the action of sunlight. तो sunlight की presence में ये decompose हो जाते हैं, इसलिए हमें इनको protect करना है, तो किसमें रखना है, colored bottles में रखना है। Next type of reactions we have are the catalytic reactions. तो catalytic reactions कौन से होते हैं, वो reactions जिनमें एक catalyst को हम use करते हैं to alter the rate of the reaction. ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम एक रिएक्शन में यूज करके रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं, मगर उस जो कैटलिस्ट होता है उसको खुद से कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ हेल्प करता है टू फास्टर और यू कैन से टू ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, बट उसको खुद से कुछ नहीं होता। इट इज अनअफेक्टेड इन द रिएक्शन इटसेल्फ, खुद वैसा ही रहेगा। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्शन करना है और प्रोड्यूस करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो प्लैटिनम की प्रेजेंस में होगा क्या कि ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, मगर प्लैटिनम को खुद नहीं कुछ होगा। हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, उसी प्लैटिनम को फिर से यूज कर लेंगे टू मेक रिएक्शन फर्दर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं।
ठीक है, प्लैटिनम इज वेरी कॉस्टली बट दिस हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द रिएक्शंस और हमें इसे बार बार बनाना नहीं पड़ता है, हमें ये कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन में. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट. ओके, सो अनदर एग्जांपल वी हैव, अभी हमने स्टडी किया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फास्ट वे में अगर अमोनिया को प्रोड्यूस करना है तो वी कैन यूज आयरन एज द कैटलिस्ट. अगेन यहाँ पे आयरन को कुछ नहीं होगा, it will just help in speeding up the reaction. So such reactions where a catalyst is going to be used will be called as the catalytic reactions. और इनकी पहचान क्या होगी कि एरो के ऊपर आपको कोई एलिमेंट या कंपाउंड का नाम दिखेगा लिखा हुआ, वो रिएक्शंस क्या बनेंगी, कैटालिटिक रिएक्शंस. नेक्स्ट रिएक्शंस, द लास्ट रिएक्शंस जो कि हमें आज स्टडी करनी है वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. हाइड्रो का मतलब है पानी, लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन. ठीक है, जो रिएक्शंस ऐसी हो जिसके अंदर कोई कंपाउंड है उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका ब्रेक डाउन करवा रहे हो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस. The reaction wherein the ions of a salt interact with the oppositely charged ions of water to give acidic or basic solution, they are called as hydrolytic reactions. So essentially क्या है यहाँ पे hydrolysis, breakdown of substances in presence of water. Okay. For example, we have sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, उसने प्रोड्यूस किया NaOH और H2CO3. अब आप इसको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हो कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. आपको करना क्या है, Na पॉजिटिव और कार्बोनेट आयंस इससे बना हुआ है, वाटर किससे बना हुआ है, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस से बना हुआ है. पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर दो, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज Na पॉजिटिव था, OH आयंस के साथ कंबाइन करके OH फॉर्म करेगा. कार्बोनेट आयंस नेगेटिव थे, वो H आयंस के साथ कंबाइन करेंगे, वो फॉर्म करेंगे H2CO3. ठीक है, सो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. और यहाँ पे इस साइड पे आपको लिखा दिख रहा है दिस इज अ बेसिक सोल्यूशन. अब बेसिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक है NaOH एक बेस है और H2CO3 एक एसिड है. राइट, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 एक वीक एसिड है. जब भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो वेल वो सोल्यूशन कैसा होगा, वो एक बेसिक सोल्यूशन होगा. और अगर प्रोडक्ट में एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस फॉर्म होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन. राइट, फॉर एग्जांपल वी हैव FeCl3 plus water, this are reacting to form FeOH3 and HCl. यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ एसिडिक सॉल्यूशन. ठीक है, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉल्ट और वाटर का रिएक्शन हो रहा है टू फॉर्म बेस एंड एसिड. आपको नहीं लगता कुछ सुना सुना सा है, हमने अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को स्टडी किया था जहां पे एक बेस और एसिड कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे थे. अब हम उल्टा कर रहे हैं, सॉल्ट को वाटर में डाल रहे हैं, वो बेस और एसिड फॉर्म कर रहे हैं. सो दीज रिएक्शंस यू कैन सी दे आर द ऑपोजिट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ठीक है, ये कौन से किसके ऑपोजिट है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के ऑपोजिट है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता था, यहाँ पे हमने सॉल्ट को वाटर में डाला तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, एक बेस और एसिड. सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. रिएक्शंस वेयर वी आर हैविंग अ सॉल्ट reacting with water, water is causing the breaking of this compound and forming of new compounds. ठीक है, so these are the hydrolysis reactions. So that would be all for this lecture. आज की पढ़ाई हम यहीं पे बंद करेंगे, अगले लेक्चर में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि अभी हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़ना बाकी है. ठीक है, तो अगली बारी मिलेंगे. तब तक अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at our email ID that is h2chemistry@gmail.com. So see you again. और अगर ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.